चलिए भी। आज हमारा लास्ट क्लास होगा। इस क्लास के बाद समझिए 99% आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट। 1% क्यों ऐसा बोला जाता है? मे भी सिलेबस है, चीजें इधर उधर हो सकती है, थोड़ी बहुत इधर उधर जा सकती है, तो 99% श्योरिटी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आप देखेंगे स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो सिलेबस में दिखेगा वो आपके पास दिखेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं और एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने वो वोल्टेज रेगुलेटर देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स देख लिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर हमें देखना है। आज हम लोग जो देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। और एक होता है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, यानी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बेसिकली एनालॉग का पोर्शन है। ये बेसिकली किसका है? एनालॉग का पोर्शन है। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बताओ। दूध तो नहीं लाना सर? नहीं नहीं, ये बेसिकली एनालॉग का पोर्शन है। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा। टाइमिंग सर्किट्स में बात करें तो मोनो स्टेबल, ए स्टेबल और आई ट्रिपल आईसी, आईसी ट्रिपल फाइव के बारे में बात करनी है। इंट्रोडक्शन टू पीएलसी बात करनी है। ये बेसिकली एनालॉग का पोर्शन है। तो बेसिकली अभी मेरा जो पहला काम होगा वो आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डीसी मोटर लिखा हुआ है। तो डीसी मोटर लिखा हुआ है, टाइप ऑफ चोपर लिखा है। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहे हैं? ये आपके चोपर से स्पीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि हमें स्पीड कंट्रोल करना है। किससे? डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है और इसको करके दिखाइए। तो बेसिकली ये कह रहे हैं चोपर से आप क्या करिए, स्पीड को कंट्रोल करिए। अब इसके लिए हमें दो बातें समझना होगा। इसके लिए हमारे पास दो बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। जहां पे हमें सबसे पहले जो देखना होगा, पहले तो कुछ चीजें खत्म किया जाए। पहले हमें कुछ चीजें समझना होगा और उन किस चीजों में क्या है। सबसे पहली बात जो हमें समझना होगा वो होगा स्पीड रेगुलेशन। सबसे पहले हमें एक बात समझना होगा, मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन को जानना होगा। हमें दो बातों को समझना होगा, दैट इज द मोटरिंग एक्शन एंड जनरेटिंग एक्शन। हमारा जो टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन, मशीन। जरा आप लोग मशीन पढ़े हैं, कुछ कुछ बातें बताइए कि अगर मैं स्पीड कंट्रोल की बात करूं तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आता है। क्या अगर आप डीसी मशीन को एज ए जनरेटर की तरह देखते हैं तो आप कह सकते हैं P n phi Z अपॉन में 60A दैट इज द रिलेशन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। ये वाली बात आप पढ़े होंगे मशीन के अंदर, जनरेटेड ईएमएफ की। यहाँ पे एन क्या था? स्पीड था। तो आप स्पीड की अगर बात करोगे तो ईबी, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ईबी अपॉन में P phi Z इंटू कितना लिख सकते हो? 60A लिखते हो। तो बेसिकली आप क्या लिखते हो? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपॉन में फ्लक्स हो जाता है। बाकी सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी। ये बात आपको समझनी होगी। ये एक्शन है कौन सा? ये है जनरेटिंग एक्शन। ये है जनरेटर, जनरेटर का जनरेटिंग एक्शन है। और ये है आपके पास मोटरिंग एक्शन, मोटरिंग एक्शन, है ना। इसको हम लोग मोटरिंग एक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग एक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग एक्शन। जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आप करते हो और आप कहते हो कि सर आपके पास स्पीड रेगुलेशन ये होता है। मेरे को कोई बताएगा कि अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, अगर मैं आपसे जनरेटर की बात करता हूँ तो सर अगर आपके पास एक जनरेटर है तो जनरेटर बेसिकली आपके पास दो पोर्शन में बंधा होगा।
बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जनरेटर आपके पास दो पोर्शन में होगा। एक आपके पास क्या होगा, स्टेटर होगा, और स्टेटर के अंदर आपके पास प्रेजेंट होगा क्या, रोटर। एक आपके पास क्या होगा, स्टेटर होगा, और स्टेटर के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, रोटर, शाफ्ट, है ना। शाफ्ट के ऊपर बंधा क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। शाफ्ट के ऊपर क्या बंधा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। ये दैट इज शाफ्ट। ये आपके पास शाफ्ट हो जाता है। अब एक बात बताना, यहाँ पे आपने कंडक्टर को प्लेस कर रखा है, दैट इज ये आपके पास क्या है, कंडक्टर से। ये आपके पास कंडक्टर से स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे ये आपने आर्मेचर की वाइंडिंग को प्लेस कर रखा है कि सर यहाँ पे आपने कुछ आर्मेचर की वाइंडिंग लगा रखी है। मैं एग्जैक्टली नहीं बना सकता, बस मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं वाइंडिंग होगी, है ना। अब आप स्क्वायरल केज मत समझ लेना, ये डीसी मशीन है, तो स्क्वायरल केज को समझने की गलती मत करिएगा। यहाँ पे आपने टरबाइन लगा रखा है, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, टरबाइन, जिसके ऊपर आप स्टीम जब गिराओगे तो आपका ये शाफ्ट रोटेट करेगा। टरबाइन आपने लगा रखा है, तो जब आप स्टीम गिराओगे तब आपका ये शाफ्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी यहाँ पे रोटेशन होगा, दैट इज टाउ, और इसी डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ओमेगा। टाउ जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ओमेगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाउ और ओमेगा, आपके पास जिधर आप टॉप लगा रहे हो उधर ही आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। जिधर आप टॉप लगा रहे हो उधर ही आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। एक बात समझना कि जब भी मोटरिंग मोड होगा, यानी जिधर आप जिधर आपका मोटरिंग मोड होगा, या ऐसे देखो, जनरेटर के लिए अगर हम लोग बात करें, तो जब आप टॉर्क इधर लगा रहे होगे, यानी आप इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहे होगे, तो मशीन जो टॉर्क लगाएगा वो इसके अपोजिट में लगाएगा। इन केस ऑफ जनरेटर, बैक, जैसे बैक ईएमएफ आता है, वैसे ही बैक टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है जनरेटर के केस में। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ मोटरिंग एक्शन, अगर मैं मोटरिंग एक्शन की बात करूं कि सर अगर आप मोटर की केस में बात करोगे, तो मोटर के केस में आपके पास कुछ ऐसा होगा। इंडक्शन मशीन पढ़े हो ना, बोलो भाई, इंडक्शन मशीन पढ़े हो, ब्रेकिंग 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 मोड ऑफ ऑपरेशन जानते हो, जिसमें जनरेटर और मोटर के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ से स्लिप की वैल्यू कुछ ऐसी होती है, जब ब्रेकिंग मोड में लेके जाते हैं तो उसका स्लिप की वैल्यू दुगनी दुगना होने लगता है। ऐसा कुछ पढ़े हो इंडक्शन मशीन के अंदर? इंडक्शन मशीन के अंदर ब्रेकिंग जोन में जब आप स्लिप की वैल्यू लेके जाते हो तो ये वैल्यू चेंज होने लगती है, एस की वैल्यू 2 के करीब पहुंचने लगती है ब्रेकिंग मोड के बाद। बोले यार, अरे इंडक्शन मशीन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़े हो यार, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इंडक्शन मशीन आपके सिलेबस में है ना। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्लिप की वैल्यू आपके पास 1, एनएस की वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पे एनएस की वैल्यू कितना हो जाता है, रोटर की स्पीड एनएस हो जाती है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बताए होंगे ना सर, ऐसे, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताए होंगे ना, ये आपके पास 2 के करीब पहुंच रहा है, एस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आपके पास आया होगा, एस मैक्सिमम, एक्स एम अपॉन में आर एम, ऐसा कुछ बना होगा जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आया होगा। ये आपके पास ये ब्रेकिंग मोड होता है, इसके बाद ब्रेकिंग मोड भी आता है, यानी रोटर और शाफ्ट का स्पीड आपके पास ऐसा कुछ ब्रेक होने के बाद, रुकने के बाद उल्टा घूमने लगता है रोटर। ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हो? जी सर। बोलो भाई। हाँ, तो वहां पे आपने देखा कि जब यहां से यहां तक की आप बात करोगे तो ये बेसिकली आपके पास मोटरिंग मोड, ये मोटरिंग, और यहां से इधर आते हो जनरेटिंग मोड, यानी यहाँ के बाद जनरेटर की तरह वर्क करना शुरू कर जाता है, यानी स्लिप क्या हो जाती है, नेगेटिव। कहने का मतलब ये है जिधर आरएमएफ चल रहा था उसके जस्ट अपोजिट में मूव करेगा। कहने का मतलब ये है जिधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही थी उसके जस्ट अपोजिट में मूव करना शुरू कर देता है।
ऐसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, डीसी मशीन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। क्या कि अगर आप यहाँ पे शाफ्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर मोटर की आप बात करेंगे, तो आपके पास होता क्या है कि ये आपके पास शाफ्ट होगा और ये आपका आउटपुट होगा, यहाँ से आउटपुट पावर निकलती है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डीसी सप्लाई दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और अगर आपका शाफ्ट टाउ इधर घूम रहा है, जिधर टॉप लग रहा है उधर ही आपके पास ओमेगा भी घूम जाए, देन ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, 2 पाई, 2 पाई एन अपॉन में कितना, 60। ये आपके पास क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा, यानी रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास रेडियन पर सेकेंड में आपको दिख जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर। यह आपके पास होता है स्टेटर, और ये आपके पास होता है रोटर वाला पोजीशन। ये आपके पास रोटर होता है। तो बेसिकली हमारे पास, हमें हमने क्या समझा कि जब आपके पास जनरेटिंग मोड होगा तो टाउ एंड ओमेगा आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर। और जब मोटरिंग मोड होगा तो टाउ एंड ओमेगा ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर अगर आप एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर आपने क्या देखा है कि जब भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना। अब कौन सा आउटपुट कौन सा इनपुट, तो ये डिपेंड करता है आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इनपुट अप्लाई करते हो, इनपुट, तो आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। जो इनपुट अप्लाई करोगे उसी का अपोजिशन मिलेगा। आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट अप्लाई किया तो अपोजिशन में बैक ईएमएफ मिलेगा। अगर आपने मैकेनिकल इनपुट अप्लाई किया, मैकेनिकल इनपुट अप्लाई किया, तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। और इस समय एक अपोजिशन टॉप आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जनरेटिंग एक्शन, जनरेटिंग एक्शन हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोटरिंग एक्शन, मोटरिंग एक्शन बन जाएगा। एक जनरेटिंग एक्शन और दूसरा क्या बन जाएगा, मोटरिंग एक्शन आपके पास बन जाता है। अब यहां से हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास अलग अलग तरह से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करना होता है कि हमें कितने तरह का चोपर देखने को मिलता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ चोपर्स, है ना। हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ चोपर बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चोपर्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑपरेशन, क्वाड्रेंट ऑपरेशन, क्वाड्रेंट ऑपरेशन के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चोपर्स करते हैं, जहां पे हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। पहला हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चोपर, बोलते हैं जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चोपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड चोपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट चोपर की हम लोग बात करते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास क्या है, एक वोल्टेज, एक आपके पास क्या रखा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स रखा हुआ है, जिससे हमें क्या करना है, इस वोल्टेज को रेगुलेट करना है, यानी कंट्रोल करना है। यानी ये आपके पास Vs है, ये आपके पास क्या है, चोपर, ये आपके पास चोपर, ये आपके पास क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड है। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है क्या, डीसी मशीन, ये ब्रश हो गया। और ये आपके पास हो गया क्या, यहाँ पे आपके पास हो गया ब्रश,
ये आपके पास आर ए हो गया और ये आपके पास ई बी हो गया। ये आपके पास आर ए हो गया, ये आपके पास ई बी हो गया, है ना। आर ए हो गया, ई बी हो गया। नाउ यहां से आपके पास आउटपुट करंट हो गया और यहां से आपने आउटपुट वोल्टेज लगा दिया, तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। यहां से अगर आप आउटपुट करंट की बात करेंगे, आउटपुट करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आउटपुट करंट की वैल्यू कितना होगा, वी आउटपुट। आपको इतना तो पता होगा एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं डीसी मशीन का। वी आउटपुट माइनस कितना, ई बी अपॉन में कितना, आर ए आप कर देंगे, आपके पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास आई नॉट की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। बेसिकली हमें अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो हमें कहीं ना कहीं फ्लक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर हम कहीं ना कहीं फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन का, तो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज होता है। ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज होता है, यानी वी आउटपुट। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आर्मेचर की करंट होती है। ये आपके पाती आर्मेचर की करंट होती है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। यानी जैसे ही आपका चोपर ऑन होगा, चोपर जैसे ही आपने ऑन किया, वैसे ही आपके पास क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो वीएस के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपके पास जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, आउटपुट वोल्टेज वीएस के बराबर हो जाएगा। वी आउटपुट इज इक्वल टू किसके, वीएस के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लोग कहते हैं वी आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आने लगेगा। और बैक ईएमएफ भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से आपके पास जो करंट जाएगा दैट इज पॉजिटिव होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे करंट पॉजिटिव, बैक ईएमएफ पॉजिटिव, यानी पावर क्या रहेगा, पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर देखोगे तो ईबी इंटू कितना हो जाएगा, ईबी इंटू आई ए, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई अगर करोगे पॉजिटिव, तो पावर क्या हुआ, एब्सॉर्ब, पावर होगा एब्सॉर्ब। जब भी मोटरिंग एक्शन होता है तो पावर एब्सॉर्ब होता है। जब भी मोटरिंग एक्शन होगा पावर एब्सॉर्ब, और जब भी जनरेटिंग एक्शन होता है पावर क्या होता है, डिलीवर। जब भी मोटरिंग एक्शन होता है तो मैकेनिकल पावर क्या होता है, डिलीवर। मैकेनिकल पावर डिलीवर होगा, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो डिलीवर होगा। लेकिन मोटरिंग एक्शन में मैकेनिकल पावर क्या होगा, डिलीवर होगा। एब्जॉर्ब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे सारी वैल्यू आप देख रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है ये मोटरिंग एक्शन। ऑब्वियस सी बात है क्या है, मोटरिंग एक्शन है। और अगर हम लोग बात करें कि सर आपके पास फॉरवर्डिंग मोटरिंग कि फॉरवर्ड मोटरिंग, अब आपका मोटर किधर की तरफ चलेगा, यानी मैंने कहा मैं जिधर टॉर्क लगा रहा हूं, जिधर आपका मोटर चल रहा है उधर हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसके वो स्पीड को कंट्रोल करूं मैं। तो मैंने कहा आउटपुट इज इक्वल टू, अगर आपके पास ये चोपर है दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, बीएस। अल्फा क्या है, ड्यूटी साइकिल। तो मैं एक काम करता हूँ, बीएस की वैल्यू यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, यानी आउटपुट की वैल्यू वो कैसे लिखूंगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से देखो वी आउटपुट इज इक्वल टू कैसे लिखूं मैं कह दूंगा कि इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा ईबी प्लस कितना, आई ए आर ए बन जाएगा, ईबी प्लस आई ए आर ए। तो यहाँ पे मैं रख देगा ईबी प्लस आई ए आर ए बन जाएगा। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो आप कह सकते हो स्पीड ओमेगा जो होगा दैट इज अल्फा टाइम ऑफ बी एस अपॉन में कितना हो जाएगा, के। अल्फा टाइम ऑफ बी एस अपॉन में के, या आप कह सकते हो अल्फा टाइम ऑफ आउटपुट वोल्टेज माइनस कितना कह दो, आर ए इंटू कितना, आई ए अपॉन में के। कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू कुछ और नहीं है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 60 अपॉन में 2 पाई एन बनेगा। दैट इज ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 60 अपॉन में 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ से आप अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि सर अगर आपको ओमेगा को वेरी कराना है, यानी स्पीड को वेरी कराना है, तो आप अल्फा को बदलिए, आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा। ये वैल्यू आपके पास क्या होगा, बदलने लगेगा।
आप कहे ठीक है, अगर मैं अल्फा को बदलता हूँ तो अल्फा को बदलने से हमारा क्या चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, और जैसे ही आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तो हमारे पास ईबी भी बदलेगा, और ईबी बदलेगा तो हमारे पास सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी यहां से आपके पास क्या आने लगेगा, आप कहोगे कि सर जैसे ही आप चोपर को ऑफ करोगे, आप जैसे ही चोपर को ऑफ करोगे करंट जीरो, और फ्री व्हीलिंग डायोड इधर से क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यहां से आपने कहा कि सर अगर आप चोपर को ऑफ करते हो तो आपके पास टॉर्क भी क्या हो जाता है, टाउ ए, ये आपको पॉजिटिव दिखेगा। ओमेगा भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव दिखेगा। यहाँ से हम लोग टाउ और ओमेगा का भी ग्राफ खींचते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव दिखेगा, और पॉजिटिव का मतलब है पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। यानी यहां से कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि आपका मशीन जब मोटर की तरह वर्क कर रहा है, और अगर आप अल्फा वेरी करेंगे तो आपका स्पीड भी क्या हो रहा है, वेरी होगा। दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ द चोकर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको वेरी करा सकते हैं। वहीं पे एक आप कह सकते हैं कि सर हम लोग टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी कराते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी करते हैं। अब इस टू क्वाड्रेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ी सी बातों को। जैसे हमें फॉरवर्ड मोटरिंग मोड समझना पड़ेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड समझना पड़ेगा, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, स्पीड रेगुलेशन ही है बस ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, बस इतना ही है डीसी का, बस इतना ही वैल्यू है। तो यहां से अगर मैं अल्फा को वेरी कराऊं तो ओमेगा वेरी होगा, और ओमेगा वेरी होगा तो मैं स्पीड को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। दैट इज द, बाकी फोर क्वाड्रेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग वोकिंग तो दिया नहीं है कुछ भी, वरना लिखा होता क्वाड्रेंट ऑपरेशन लिखा होता है। स्पीड कंट्रोल आप अल्फा को वेरी करा के क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन करा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखा है आपके उसमें सिलेबस में। सर अब हमारे पास, हाँ, सर उसका वो जो वेब से कैसे होगा ना? कौन सा ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कोडन ऑपरेशन में वेब से कैसे होगा कैरेक्टरिस्टिक? वेव शेप कैसा होगा मशीन का। सर यहाँ में वी आउट है, आई आई है ना, यहाँ में मतलब किसी टाइप का रेक्टेंगल फॉर्म में होगा ना, ना क्या वो में ट्रायंगल फॉर्म में होगा? वेब शेप को बोल रहा है, वेब फॉर्म का शेप को सर। किसका आउटपुट का, किसका करंट का, कैसा वेव शेप आप देखना चाहते हो। मैं तो अभी स्पीड कंट्रोल कर रहा हूँ ना, मेरे को इससे क्या मतलब है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ स्पीड कंट्रोल, मैं तो आपको मोटरिंग मोड बता रहा हूँ कि स्पीड में कैसे कंट्रोल करूंगा। तो मोटरिंग मोड में जब आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो मेरे को वेव शेप से क्या मतलब है, मेरे को रिलेशन चाहे जैसे भी जाए। अगर हम लोग बात करें, वो जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मशीन वाली चीज, मैं टॉर्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए। ये वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वाली चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। कि शंट मशीन है तो कांस्टेंट रहेगा आपके पास, ऐसा जाएगा। सीरीज मशीन है तो आपके पास ऐसा जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड है तो ऐसा जाएगा। वो सब मेरे से मत एक्सपेक्ट करिए। मैं आपसे स्पीड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा स्पीड कंट्रोल में हमें दो चीजें समझना पड़ेगा। वो चीज क्या है, मोटरिंग मोड क्या होता है। मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड का मतलब है जिधर मैं टॉर्क लगा रहा हूँ उधर मैं ओमेगा लगा रहा हूँ। मेरी बात समझिएगा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पे टॉर्क और ओमेगा लग रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा देन ओनली मोटरिंग मोड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा देन जनरेटिंग मोड। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर होगा, यहाँ पे मैकेनिकल पावर डिलीवर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल पावर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे मैकेनिकल पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा रेस्पेक्ट ऑफ मोटरिंग मोड की बताऊंगा कि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज और करंट है। अगर इस क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग कहते हैं जिधर, यहाँ पे आप ओमेगा कह दो, यहाँ पे आप टाउ कह दो, है ना। और यहाँ पे ओमेगा पॉजिटिव है और टाउ भी क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे समझो। मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक वो आपको मशीन में पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है वो ये देखो। जैसे आपके पास ये डीसी मशीन है, आप यहाँ से मेरे से कैरेक्टरिस्टिक का एक्सपेक्टेशन मत करिए। यहाँ पे आपके पास डीसी मशीन है कि सर, और आपको ये चीज पूछना, ये कैरेक्टरिस्टिक आप तब पूछ सकते हो जब आप डीसी मशीन की बात करें, और डीसी मशीन में आपको बात करना होगा कि सीरीज मशीन है या शंट मशीन है, कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन है, कौन सी मशीन है, कम्युलेटिव कंपाउंड में कौन सा है,
तब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे ना। ऐसे कैसे बात कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक की कि सर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका ओमेगा हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, सर टॉप पॉजिटिव ओमेगा पॉजिटिव, ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट आपका रोटेट कर रहा है। लेट अस सपोज कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मैंने कहा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में आपके पास चल रहा है, दैट इज ओमेगा। तो सर यहाँ पे मैकेनिकल पावर अगर आप निकालेंगे तो मैकेनिकल पावर हो जाएगा टाउ इंटू कितना प्लस ओमेगा, दैट इज पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और पावर अगर मैकेनिकल पावर पॉजिटिव है तो पावर क्या हुआ मैकेनिकल पावर, यहाँ पे पावर क्या हुआ एब्जॉर्ब हुआ। और पावर अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, या आप कह सकते हो कि पावर यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है, तो यानी मोटर आपके पास काम कर रहा है। और जब मोटर काम कर रहा है तो मतलब आपने कह दिया मोटरिंग मोड, मोटरिंग मोड। यहीं पे अगर इस क्वाड्रेंट में आते तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, टाउ पॉजिटिव और यहाँ पे ओमेगा नेगेटिव, यानी आपका मोटर जो है, इस मोटर के ऊपर टॉर्क इधर लग रहा है और ओमेगा इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, टाउ और ओमेगा अपोजिट में। तो यही मशीन आपके पास जनरेटर बन जाता है। यही मशीन कैसा बन जाता है, जनरेटर। यहाँ देखो, यहाँ पे टाउ नेगेटिव है, तो सर इस क्वाड्रेंट में जब आता तो यहाँ पे आप टाउ इंटू ओमेगा करो, टाउ इंटू कितना कर दो ओमेगा। तो सर टाउ भी नेगेटिव और ओमेगा भी नेगेटिव, इसका मतलब है दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे टाउ देखो क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे ओमेगा क्या है नेगेटिव, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये जनरेटिंग मोड हो गया। तो यहाँ से मोटरिंग से जनरेटिंग एक्शन हो गया। यहाँ पे देखो, जनरेटिंग से कहा टाउ और ओमेगा दोनों एक डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा मोटरिंग मोड हो जाएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो टाउ नेगेटिव है और ओमेगा क्या है पॉजिटिव है, तो सर यहाँ पे आपके पास टाउ अगर इधर क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा, ओमेगा इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ये आपके पास जनरेटिंग मोड। मुद्दा ये है कि अगर टाउ और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा तो मोटरिंग एक्शन, और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जनरेटिंग एक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। सर अब समझ गया। आपके सिलेबस में सिर्फ स्पीड कंट्रोल, आपके सिलेबस में क्या लिखा है, स्पीड कंट्रोल। और स्पीड कंट्रोल की बात मैंने बस इतना से कर दिया कि मोटरिंग एक्शन में अगर आपको स्पीड कंट्रोल, अगर कहीं फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन लिखा होता तो मैं सारी बातें बताता। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रेंट से मेरा काम हो सकता है, सिलेबस में जो इंक्लूड हो गया है वो चीजें मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। और वो चीज क्या है आपके पास, स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करें। तो स्पीड कंट्रोल आप ऐसे कर दीजिए आराम से, आउटपुट की वैल्यू को वेरी कराइए, अल्फा को आप यहाँ पे, अल्फा ड्यूटी साइकिल को आप वेरी कराइए, आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट वेरिएबल होगा, आउटपुट वेरिएबल होगा स्पीड वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ से आप ओमेगा को वेरी करा सकते हैं, तो आपके पास यहाँ से स्पीड कंट्रोल हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास टाउ होगा, यहाँ पे आपके पास ओमेगा होगा, यानी यहाँ से आप कह सकते हो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, यानी आपके पास पी मैकेनिकल पावर आपके पास पॉजिटिव आ गया, यानी आपने क्या कह दिया, मोटरिंग ऑपरेशन करा दिया। इसका मतलब है टाउ और ओमेगा क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। टाउ और ओमेगा क्या है, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन आपको देखने को मिली। ये पूरा कहानी, ये पूरी कहानी है जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब अगर लिखता फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपके सिलेबस में, या आपके पास लिखता ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ मोटर, या ऐसा मेंशन किया होता फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन या ब्रेकिंग मोड ऑफ, ऐसा मेंशन किया होता तो डेफिनेटली मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताता, यानी फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन बताता, कब मोटर ब्रेक कर रहा है, कब मोटर जनरेटिंग एक्शन से मोटरिंग एक्शन में जा रहा है, कब मोटरिंग एक्शन से जनरेटिंग एक्शन में आ रहा है। ये बहुत सारी चीजें बताने को रहती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन बताने का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ दे दिया है डीसी मशीन का स्पीड रेगुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए, डीसी मशीन का स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो आपके पास था कि सर आप अल्फा को वेरी करा दीजिए, आप स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्फा को वेरी करा के आप स्पीड को यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इजीली कह सकते हैं कि सर आप अलग अलग वैल्यूज पे बात करेंगे तो आपके पास अलग अलग स्पीड ऑब्टेन होने लगेगा। यहीं पे हम लोग बात करते हैं जिसको आपके सिलेबस में दिया गया है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, है ना। और इसी से हम लोग बोलते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलना शुरू करते हैं कि सर ये आपके पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो जाता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन
यहीं पे हम लोग छोटी सी एक और बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड कंट्रोल हमें करना है ना, हमें स्पीड कंट्रोल भी करना है। और हम लोग स्पीड कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? रेक्टिफायर से भी कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल। डीसी मशीन भी मेंशन है ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल with the help of with the help of with the rectifier, स्पीड कंट्रोल विद द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से हमें क्या करना है? स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि रेक्टिफायर भी क्या देता है आपके पास? आउटपुट पावर डीसी में देता है। तो ये भी मेरे को देखना ही पड़ेगा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये बन जाएगा आपके पास आउटपुट वोल्टेज। लेट अस सपोज करो कि फिल्टर लगाने के बाद ये आपके पास क्या था? एसी था, और ये आपने कन्वर्ट कर दिया डीसी। और फिल्टर लगाने के बाद लेट अस सपोज करिए कि आपके पास कुछ ऐसा मिल जा रहा है, प्योर डीसी मिल जाता है। ये आपके पास क्या मिल जाता है? प्योर डीसी वेव शेप आपके पास मिल जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे को स्पीड को कंट्रोल करना है, फिर से तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है रेक्टिफायर। ये सपोज करिए आपके पास रेक्टिफायर है, जिस पे मैं क्या करता हूँ? एसी सप्लाई को अप्लाई करता हूँ। ये सिंगल फेज भी हो सकता है, ये थ्री फेज भी हो सकता है। ये आपके पास एसी सप्लाई है, सिंगल फेज भी थ्री फेज ही। रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर से मैं क्या करता हूं? आपके पास एक डीसी मशीन को चलाता हूं। डीसी मशीन अगर मैं चलाऊंगा तो बेसिकली ये आपके पास आरए हो जाएगा, और ये आपके पास ईबी हो जाएगा, दैट इज बैक ईएमएफ। और यहाँ पे आपके पास शाफ्ट है, यहाँ पे आपके पास शाफ्ट है। लेट अस सपोज करिए ओमेगा और टाउ सेम डायरेक्शन। अगर ओमेगा और टाउ सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्या होगा? आउटपुट वैल्यू कैसी आएगी? ये बताइए, क्या यहाँ पे मैकेनिकल पावर डेवलप होगा? मैकेनिकल पावर आपके पास टाउ इंटू कितना होता है? ओमेगा। दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों ही क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी पी मैकेनिकल आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपके पास पॉजिटिव होगा देन ओनली आपके पास मोटर क्या करेगा? मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का डेवलपमेंट होगा। यानी यहां से अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या दिखेगा? यहां से आप बात करते हो तो सर आप कह सकते हो क्या कि यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा कुछ ऐसा रिलेशन। यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन होगा कुछ ऐसा रिलेशन, क्या कि सर मैं यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू, मैं क्या करता हूँ कि सर यहाँ पे ओमेगा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉ। अगर मैं अल्फा की वैल्यू कितना रखूँ? लेस देन 90 डिग्री, यानी मैं कुछ ऐसा ट्रिगरिंग करता हूँ लेस देन 90 डिग्री पे, तो वी आउटपुट मेरे को क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिलेगा। जिसकी वजह से बैक ईएमएफ भी मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मैं कहता हूँ ओमेगा, या आप कह दीजिए यहाँ पे करंट भी क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर, पावर एब्जॉर्ब होगा। और जब इलेक्ट्रिकल पावर एब्जॉर्ब होगा तो टाउ और ओमेगा सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। यानी यहाँ पे टाउ भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ओमेगा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी ये आपके पास हो जाएगा मोटरिंग, मोटरिंग मोड में चला जाएगा। और मोटरिंग मोड में चला जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि आउटपुट वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है? ईबी प्लस कितना? आई ए आर ए। अब आउटपुट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है? वी आउटपुट अपॉन में के माइनस आप कितना लिख सकते हो? आप लिख सकते हो आई ए आर ए अपॉन में के लिख सकते हो। तो यहां से आप अल्फा को वेरी करा सकते हैं। अल्फा कैसे वेरिएबल होगा? अल्फा को अगर आप आउटपुट को कंट्रोल कर लीजिए तो आपके पास ये वेरिएबल होगा। और आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज जो है ये आपके पास वी आउटपुट है, यहाँ का वैल्यू। और ये वैल्यू आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ से फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके, बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल आउटपुट गेट वेरीड। यानी
अगर मैं फायरिंग एंगल को वेरी करता हूं, दिस इंप्लाइज दैट आउटपुट वेरिएबल होगा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास स्पीड क्या होगा, वेरिएबल, स्पीड आपके पास वेरिएबल होगा। दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का आपके पास क्या मिल जाता है, स्पीड कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। अब हमें जो देखना है वो हमारे पास क्या है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कि सर आपके पास जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या चीज है। यानी आपके सिलेबस में जो इन्वॉल्व किया गया है वो एनालॉग का पोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर और टाइमिंग सर्किट, मोनोस्टेबल एंड ए स्टेबल, आईसी ट्रिपल फाइव टाइमर, आईसी ट्रिपल फाइव टाइमर। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक पोर्शन है, छोटा सा एक पोर्शन है, इसको मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपके पास वो चीजें आपके पास इजिली हो जाए। इंट्रोडक्शन टू पीएलसी लिखा हुआ है ना। वैसे देखा जाए तो पीएलसी एक बड़ा अच्छा खासा सिलेबस है। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है क्या, इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको, ये मत कहिएगा कि सर हमें पूरा बताइए, क्योंकि इसको पूरा बताने का मतलब होता है कि पूरा एक सब्जेक्ट है पीएलसी, ठीक है। तो मैं आपको बस उतनी चीजें बताऊंगा जो मैं पढ़ाता हूँ, जितना जितना आपको जरूरत है। पढ़ाता तो मैं पूरा ही हूँ, जितना आपको जरूरत है बस मैं उतना आपको लेके चलूंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ये मैं बस डिक्टेट करूंगा आपको, बाकी आप इसे क्या कर लीजिएगा, जितना हल्का रखेंगे, मतलब क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको, इंट्रोडक्शन लिखा है तो इंट्रोडक्शन ही करके मैं छुड़वा दूंगा, ठीक है। प्रोसेसर जी, प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जी। हम्म क्वालिटी पीएलसी स्काडा। एक मिनट रुकिएगा। नहीं है क्या इसमें, एक मिनट रुक जाइएगा, है तो कहीं रखा तो है। एक मिनट, कुछ नोट्स तो है, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स दिखा देता हूँ ना। ये रहा, बस डाउनलोड हो जाए। स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है क्या। हाँ सर। बस एक मिनट रुकना।
चलो इधर देखो। बेसिकली हम लोग जो वर्क करते हैं वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करते हैं, है ना। हमारा जो वर्क होता है वो बेसिकली ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन मतलब जैसे अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हो एस्केलेटर्स होते हैं, तो वो आपके स्टेयर्स जो होते हैं वो इजीली मूव कर जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हो एस्केलेटर्स मूव कर गया, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ऑटोमेशन का वर्क हुआ। तो आपके पास किसी प्री डिफाइंड टास्क को गाइड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और सेल्फ टेस्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन बोलते हैं। ये बेसिकली मेरा ही नोट्स है, ये यहाँ पे चलता है, तो हम लोग इस पीएलसी स्काडा भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आपको मतलब कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप सर्च करिएगा सिंपली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंजीनियरिंग वर्कबुक और नोटबुक, या मेरे से आप लिंक ले लीजिएगा। तो आपको इसमें सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी नोट्स आपको चाहिए आपको इसके अंदर अवेलेबल होगा। हाँ, बस इसमें जो होगा नोट्स जो होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, बस इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिखते हैं यहाँ के बच्चे, तो वैसा आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा है जो इंग्लिश में है, तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ पूरा क्या है। तो ऑटोमेशन को गाइड करने के लिए, किसी प्रोग्राम को गाइड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और सेल्फ टेस्ट करने के लिए वो काम कहलाता है ऑटोमेशन कहलाता है। ऑटोमेशन अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाइड करेंगे तो आपके पास दो तरह का होता है, एक फिक्स ऑटोमेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ये आपके पास आजकल आप देखेंगे तो पहले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, अभी भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, पीएलसी बेस्ड होता है, और आपके पास आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी बेस्ड होता है। तो ये आपके पास अवेलेबल होता है। ऑटोमेशन का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। रोबोटिक होता है, बिल्डिंग होता है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। अब ऑटोमेशन कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, बाय द हेल्प ऑफ सेंसर की मदद से, स्काडा की मदद से, यूजिंग चिप्स। चिप्स माने कुछ और नहीं है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर है। आईओटी बेस की मदद से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएलसी स्काडा इज अ सबसेट ऑफ ऑटोमेशन। ये पीएलसी जो है एक सबसेट होता है, जो आपके पास इसके ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग फीड कर देते हैं और इसी के हिसाब से आपके पास चलता है। स्काडा क्या होता है, सुपरवाइजरी डिवाइस होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को देखते हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे आपके सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन लूप सिस्टम होता है और दूसरा कौन सा, क्लोज लूप। ओपन लूप का मतलब है जितना आपने इनपुट लगाया, कुछ आपके पास फॉरवर्ड पाथ आया और कुछ आपके पास आउटपुट आ गया। और अगर इसी आउटपुट का मैं फीडबैक लगा दूं, इसी आउटपुट का मैं क्या लगा देता हूँ, फीडबैक लगा देता हूँ, और यहां से मैं कंट्रोलिंग करना अचीव कराता हूं, तो ये आपके पास क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे आइए, फीडबैक जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है। फीडबैक जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि एरर सिग्नल को डिटेक्ट जनरेट करता है और कंपेयर करता है किससे, सिस्टम के थ्रू कंपैरिजन करके दे देता है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑटोमेशन के आपको एडवांटेजेस दिख जाएंगे, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिख जाएंगे। टास्क क्या क्या परफॉर्म करता है वो आप पढ़ लीजिएगा, कितने तरह से कंट्रोलिंग होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, कि कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। हमारा जो मेन काम है इंट्रोडक्शन टू पीएलसी, लीनियर कंट्रोलिंग, डिस्क्रीट कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें हैं, ये आपको नहीं जानना है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पीएलसी क्या है, इसके ऊपर हम लोग को बात करना है, इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। अगर हम लोग बात करें, ये आपके पास इंट्रोडक्शन टू पीएलसी है, हिस्ट्री ऑफ पीएलसी से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। बिफोर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने से पहले हम लोग मैकेनिकल रिले से वर्क कराते थे, जिससे हम लोग कंट्रोल करते थे। जैसे आपके पास अगर ये कोई मासिव बॉडी है, इसको खींचना है तो टॉप लगा के हम लोग खींच रहे हैं, दैट इज लीनियर मोशन। यह आपके पास हो गया सर्कुलर मोशन। मैंने कहा कि अगर हम लोग देखें तो मैकेनिकल रिले का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, चांस ऑफ फेलियर, कि आप अगर इसको खींच रहे हैं तो फेलियर होने का चांस है। हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वियरिंग एंड टीयरिंग का लॉस होता है। इट रिक्वायर्स टाइम टाइम टू कंट्रोल, इसके आपको टाइम की जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने मैकेनिकल रिले को रिप्लेस कर दिया, किससे, एक कंट्रोलिंग एक्शन की हेल्प से हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया, और वो हमारे पास जैसे आ जाता है रियोस्टेट। जैसे अगर हमें किसी फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो अब मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया। अगर आपके पास करंट यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी स्पीड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, कि यहाँ पे पावर लॉस, दैट इज आई स्क्वायर आर का
क्या हो जाएगा, पावर लॉस। इस तरह से हम लोग आगे जब बढ़े तो हमारे पास समझ में आया कि हमारे पास धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा इन्वॉल्व हो गया। और बुलियन अलजेब्रा जब इन्वॉल्व हुआ, ये कब की बात है, जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइस ढूंढ लिया था, है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइस ढूंढ लिया था, तब हमारे पास ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू कर दिया क्या, ऑन और ऑफ का गेम। और जैसे ही हम लोगों ने ऑन ऑफ सीख लिया तो हम लोग अलग अलग लॉजिक गेट्स डिजाइन कर लिए। अलग अलग लॉजिक गेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एवरेज वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा आपके पास लॉजिक गेट है, जिसके अंदर आप देखेंगे जीटीओ, आरसीटी, ट्रैक, एसीएसआर, एलएएससीआर, पावर बीजेटी, थायरिस्टर, पावर डायोड का यूज करके हम लोग लॉजिक को डिजाइन करने लगे। और जब हम लोगों ने लॉजिक को डिजाइन कर लिया, तब हम लोग कहते हैं कि भैया अब हमारे पास ऑटोमेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही लॉजिक को डिजाइन किया थायरिस्टर की मदद से, तो इसका भी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या हो जाता है, अपनी वैल्यूज को बदलने लगता है, यानी थर्मल रनअवे स्टार्ट हो जाता है, सैचुरेशन आने लगता है। जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल अच्छे से नहीं चल पाता है। और इंडस्ट्री का जो नेचर होता है वो मडी नेचर होता है, हाई टेम्परेचर का होता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। ऑटोमेशन इज नॉट सुटेबल फॉर बाय द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ये ड्रॉबैक था कि हम लोग ऑटोमेशन जो है, ये इंडस्ट्री में इस तरह का ऑटोमेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो टेम्परेचर से वेरी करता है, कंडीशन से वेरी करता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग से वेरी करता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और डिजाइन ऑफ मल्टीपल ऑटोमेशन कैन नॉट बी अचीव, यानी इससे आप अचीव नहीं करा पाएंगे। इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके लिए, मटेरियल के लिए, गेट के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों ने इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या डिजाइन किया, हम लोग रिप्लेस कर दिए सेमीकंडक्टर डिवाइस को लैडर लॉजिक से। और इस लैडर लॉजिक को हम लोग नाम देते हैं, किसमें डालते हैं, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के अंदर डालते हैं। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, किसी पीएलसी की कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर यही में अगर आप हाँ बताओ कुछ। अगर डेटा जाने से भी वाइवा का तो कुछ टाइम दे देगा, तब तक ये डेट जो जो जनवरी 11 को एग्जाम होने जा रहा है, मतलब जेई के लिए, वो एग्जाम वो डेट तक तो पॉसिबली। तो इसलिए सकने से हम लोग का मेन आज का डिमांड ये है कि ये जेई के एग्जाम को जैसे भी पोस्टपोन करा दी। अगर कमीशन नहीं होता है तो हम लोग मतलब जितना कोशिश करेगा, हम लोग एफर्ट ट्राई करेगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, थैंक यू मेडिया क्या हो फ्रेंड्स गया ये माइक, आपके माध्यम से। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। क्या हो गया यार। चलो यहाँ देखो, ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम लोग बात करें तो एक मैंने आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग दिखा रखा है, जिसके अंदर एक ट्रांसमिशन लाइन है। जिसके अंदर क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। और इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मैंने दिखा रखा है कि हम लोग रिले को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, हम लोग रिले को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई फॉल्ट अगर होता है, जैसे आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो मैंने क्या कर दिया, ये सीटी ले लिया, यानी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर से हमने करंट की वैल्यू को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। और ये सेकेंडरी ऑफ सीटी है। यानी प्राइमरी ऑफ सीटी में अगर कोई fault होगा तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये एनो होगा, ये ट्रिप करेगा, और यहां से कॉइल को क्या कर देगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये आपके पास सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और फॉल्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इधर नहीं जा पाएगा, यहीं से यहाँ पे आपके पास रहेगा। जिसके लिए हम लोगों ने डीसी सोर्स का इस्तेमाल किया। ये हम लोग कहते हैं नॉर्मली ओपन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने नया इन्वॉल्यूशन शुरू किया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम अब पूरा एससीआर नहीं लगाएंगे। मैंने कहा कि जब मेरा 20 वोल्ट से काम हो सकता है कि इस सर्किट को ऑन ऑफ ही तो कराना है, कॉइल इंड्यूस्ड होगा, ये आपके पास खींचा चला आएगा और आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। तो हम लोग एससीआर लगा के यहाँ पे अपना एनर्जी क्यों बर्बाद करें। तो हमने सिंपल सा एक काम कर लिया, नॉर्मली ओपन लॉजिक लगाया और डीसी सर्किट को ऑन कर दिया, तो हमारे पास ये काम हो गया। यहाँ पे इसी तरह से नॉर्मली क्लोज कर देंगे कि आपका सर्किट नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका
आइसोलेटर क्या हो जाएगा, यहाँ से अट्रैक्ट होने लगेगा। यानी यहाँ से हम लोग दो लॉजिक इन्वॉल्व करते हैं, नॉर्मली ओपन यानी 0, नॉर्मली क्लोज यानी कितना हो जाता है 1। और इसी से हम लोग शुरू करते हैं क्या, पीएलसी की डिजाइनिंग, कि हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं पीएलसी की डिजाइनिंग और लैडर लॉजिक। तो लैडर लॉजिक बेसिकली ऑन ऑफ का केस है, 0 1 का लॉजिक है, जो का हम लोग कम्युनिकेशन केबल के अंदर डालते हैं। और ह्यूमन मशीन का क्या है, ये इंटरफेस है। लैडर लॉजिक क्या होता है, एक डिजाइन मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैडर्स को लगा के लॉजिक को डेवलप करके उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को फीड कराते हैं। बस इतनी सी बात है, पीएलसी का इंट्रोडक्शन इतना ही। और बाकी आपके पास रिले लॉजिक वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके पास इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, यहां तक आपको जानना है, दैट इज ऑल अबाउट द पीएलसी। यही आपके पास पीएलसी के अंदर इन्वॉल्व किया गया था। इसका नोट मैं आपको भेज दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर हम लोग जो अगला बात करेंगे, वो हम लोग अगला क्या बात करते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में। सर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या है? सर हिंदी में भी लिख दिया है वो। हाँ, अब क्या करें, स्टूडेंट्स का नोट्स है, वो डिप्लोमा वाले हैं, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले हिंदी में भी लिखते हैं। तो हम लोग बोलते तो इंग्लिश में है, अब वो डिक्टेट करके वो हिंदी में लिख देता है, तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो आपके पास हिंदी, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी इसमें लिखा होगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत हिंदी इसमें आपके पास थोड़ा बहुत हिंदी है, ज्यादा नहीं है। कोशिश करिएगा, जो ना आएगा आप एक बार मेरे से ही पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक चीज आपको और देने को रह गई है, और वो आपके पास क्या है, मेरे को आंसर की भेजना था, एससीआर का है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा। एससीआर का आंसर की भेजना था, वो मैं आपको भेज दूंगा। और मेरे को लगता नहीं है इससे ज्यादा आपके पास मेरे को कुछ और बताने को रह गया। यहाँ पे आइए हम लोग बात कर लेते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में, सिलेबस में अभी जो आपके पास है, दैट इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, टाइमिंग सर्किट, मोनोस्टेबल एंड ए स्टेबल, आईसी 555 टाइमर, है ना। ये हमारे पास अभी बचा रह गया। यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में, कि सर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर होता क्या है। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, सर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमारे पास क्या होता है, ओपैम होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 3, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम से हम लोग डिजाइन करते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब ये ओपैम क्या होता है, इसे सुनिएगा। ये ओपैम क्या होता है, ये आपके पास कुछ एक डिवाइस होता है जिसके अंदर दो बीजीटीज को हम लोग लगाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो बीजीटीज को लगाते हैं। और यहाँ पे आपके पास इन्वॉल्व होता है क्या, दो टर्मिनल, एक आपके पास इनपुट टर्मिनल और एक आपके पास क्या होता है, आउटपुट। यहाँ पे आपके पास आउटपुट टर्मिनल, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग कराते हैं किसके थ्रू, ये आपके पास हो जाता है प्लस वी सैचुरेशन, प्लस वी सैचुरेशन, और यहाँ पे माइनस वी सैचुरेशन, माइनस वी सैचुरेशन। यहाँ से अगर आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आप कहते हैं कि सर आपके पास कुछ, या ये इसको अगर मैं ग्राउंड कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको Vx वोल्टेज कहता हूँ, तो यही वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है, यही आपके पास Vy हो जाता है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है, यही आपके पास Vy हो जाता है। कि सर अगर आप एक साइनसोइडल वेवशेप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट भी आपको कैसा देखने को मिलता है, साइनसोइडल ही देखने को मिलता है।
आउटपुट भी आपको कैसा देखने को मिलता है, साइनसोइडल ही देखने को मिलता है। मैंने कहा अगर आप इनपुट की वैल्यू 0 से ज्यादा करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस निकल के आएगा वीडी, वीडी मतलब क्या होगा, इनपुट माइनस वी एक्स माइनस वी वाई, ये आपके पास 0 हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आपके पास जो आउटपुट और इनपुट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं इसका, कि सर आउटपुट और इनपुट का अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आपके पास ये कैसा दिखेगा, आउटपुट और इनपुट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कैसा दिखेगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या, वी इनपुट यहाँ पे आपके पास है और ये आपके पास हो जाएगा वी आउटपुट। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएगा वो आपको कुछ ऐसा नजर आ जाता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नजर आता है वो आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, जिसको आप कहते हो प्लस वी सैचुरेट बोलते हो, और इसको आप बोलते हो माइनस ऑफ वी सैचुरेट। ये इसका ओपैम का कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये मत पूछिएगा सर ये कहाँ से आया कैसे आया, प्योर एनालॉग का चीज है, बस आपको यही समझना होगा। और ये आपका ओमिक रीजन होता है, ये आपके पास क्या होता है, ओमिक रीजन, ओमिक रीजन। इसी में हम लोग ओपैम को क्या कराते हैं, वर्क कराते हैं, ना उसको वी सैचुरेट जाने देते हैं ना इसको वी माइनस सैचुरेट जाने देते हैं। तो आपके पास ओपन लूप अगर ओपैम होगा तो या तो वो प्लस वी सैचुरेट पे आएगा या तो माइनस वी सैचुरेट पे। ये आपके पास ओपन लूप है, ये आपके पास क्या है, ओपन लूप वी सैचुरेट, ओपन लूप ओपैम, ओपन लूप ओपैम। ओपन ओपन लूप होगा तो या तो वो प्लस वी सैचुरेट पे रहेगा या तो माइनस वी सैचुरेट पे रहेगा, माइनस वी सैचुरेट पे रहेगा। यही दो जगह आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो प्लस वी सैचुरेट या तो माइनस वी सैचुरेट। अब ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जैसे अगर मैंने वी इनपुट की वैल्यू क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया 0 से, तो आपका इनपुट की वैल्यू 0 से, ये डिफरेंस था, यानी वी वाई की वैल्यू क्या हो गया, वी डी इज इक्वल टू वी वाई माइनस कितना वी एक्स। तो आपने इनपुट ज्यादा लगाया, अगर आपने इनपुट ज्यादा लगाया तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आपको मिलेगा क्या, हम लोग ऐसा कहते हैं एक इन्वर्टेड टर्मिनल एक नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल, ऐसे ये आपके पास इन्वर्टेड टर्मिनल, ये भी बताना था, ये नॉन इन्वर्टेड होगा, ये आपके पास कहलाएगा नॉन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड टर्मिनल, और ये आपके पास इन्वर्टेड टर्मिनल, इन्वर्टेड टर्मिनल। अब बेसिकली होता ये है वी डी इज इक्वल टू इन्वर्टेड टर्मिनल, यानी वी एक्स माइनस कितना होता है, वी वाई होता है, ये आपके पास। और अगर मैं आपसे कहता हूं वी डी होता है वी एक्स माइनस कितना, वी वाई। अगर मैं आपसे कहता हूं, लेट अस सपोज करो कि आपने क्या कर दिया, वी इनपुट आपने अप्लाई किया, वी इनपुट ग्रेटर देन 0, तो इनपुट अगर आपने अप्लाई किया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर आपने इनपुट अप्लाई किया, आपने किस पे अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर आपने इनपुट को अप्लाई किया, तो आपके पास वीडी की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब वीडी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ वी सैचुरेट हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव होगा। अगर इनपुट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो वीडी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इसका मतलब आउटपुट प्लस वी सैचुरेट हो जाएगा, प्लस वी सैचुरेट हो जाएगा। यहां से मैं कहता हूं कि सर अगर आप देखोगे कि आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या होगा, आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या होगा, तो आउटपुट इनपुट का रिलेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि सर ये आपके पास प्योर साइनसोइडल वेव शेप है, कि मैं अप्लाई करता हूं क्या, इनपुट टर्मिनल के ऊपर प्योर साइनसोइडल वेव शेप, कुछ ऐसा, प्योर साइनसोइडल वेव शेप, कुछ ऐसा कि सर ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास पाई हो गया, ये आपके पास 2 पाई हो गया, यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, पाई बाई 2,
यहाँ पे आपके पास कितना 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ आपके पास एक साइनसोइडल वेव शेप है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपके पास नजर आएगा कि आउटपुट वेव शेप कैसा वेरी कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जहां जहां पे आपके पास जीरो क्रॉस कर रहा होगा वहां वहां पे ये डिटेक्ट करेगा। जैसे ही आपकी वैल्यू जीरो और यहाँ पे आपके पास जीरो ये क्रॉस करेगा, आपके पास आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। यानी ये आपके पास होना शुरू होगा। देखो मैंने कहा कि जैसे वी डिफरेंस की वैल्यू, वी इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो माइनस वी सैचुरेट, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस का वी सैचुरेट। कहां तक, जैसे ही आपकी वैल्यू यहां तक पहुंची ये माइनस का वी सैचुरेट, जैसे ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ पहुंची, जैसे ही वैल्यू नेगेटिव की तरफ तो प्लस वी सैचुरेट, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी प्लस का वी सैचुरेट। तो ये आपके पास इस तरीके से ये चलने लगेगा और हर एक जीरो पे ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, बदल रहा होगा। हर एक जीरो पे ये अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा होगा, प्लस वी सैचुरेट से माइनस वी सैचुरेट पे जाएगा। तो आप कह दोगे जितनी बार इसका ट्रांजिशन होगा, जितनी बार इसका ट्रांजिशन होगा, यानी इसका आउटपुट आपको क्या दिखेगा, या तो प्लस वी सैचुरेट नजर आएगा या तो माइनस का वी सैचुरेट। तो एक ट्रांसमिट एक एक टाइम पीरियड के अंदर आपको दो डिटेक्टर दिख जाएंगे, दो जीरोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यानी एक टाइम पीरियड की आप बात करेंगे, यहां से चला तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक आपको जीरो, यानी एक जीरो आपके पास अवेलेबल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं जीरो डिटेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डिटेक्टर बोल देते हैं। प्लस वी सैचुरेट से माइनस वी सैचुरेट, इसमें किसी को कोई डाउट तुरंत पूछो अभी, क्योंकि ये होता ऐसा है कि आपके पास देखने में अभी आसान लगता है, देखने में अभी आसान लगता है, फिर धीरे धीरे यही चीजें कठिन होते चली जाती हैं, ये चीजें कठिन होते हुए चली जाती हैं। क्लियर है। सर हम्म। प्लीज का ग्राफ वापस समझा दीजिए ना। ग्राफ फिर से समझा देता हूँ, ग्राफ फिर से समझो। देखो मैं कहता हूं कि सर यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ओपैम है। ओपैम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, अब एनालॉग आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन एनालॉग मेंशन होता है तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ इसको, कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। एनालॉग में अगर आप बात करेंगे, देखना पूरी चीजें मैं बताता हूँ, एक एक चीज समझना। यहाँ पे आपके पास दो टर्मिनल होता है, एक को हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग। यहां से हम लोग किसी एक पे इनपुट अप्लाई कर देते हैं, किसी एक पे इनपुट अप्लाई करते हैं, ये आपके पास इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। और ये आपके पास होता है नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। यहां पे हमारे पास दो टर्मिनल और होता है, प्लस वीसीसी और इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस वीसीसी। ये आपके पास प्लस वी सैचुरेट के नाम से जाना जाता है, इसको जानते हैं हम लोग माइनस वी सैचुरेट। और यहां से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट। जब भी हम लोग कोई रिलेशन नहीं रखते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो हमारे पास होता है ओपन लूप सिस्टम। ये आपके पास कहलाता है ओपन लूप, ओपन लूप ओपन। ये हमारे पास होता है ओपन लूप ओपन। और ओपन लूप ओपन जब भी होता है तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो आपको हमेशा सैचुरेशन में मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा, सैचुरेशन। यानी अगर आप आउटपुट और इनपुट का रिलेशन देखेंगे, इसी बात को बस आपको ध्यान में रखना है, आउटपुट और इनपुट का रिलेशन देखेंगे तो हमेशा आपके पास ओपैम का जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो ऐसा मिलता है। ओपैम का जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो आपके पास ऐसा ऑब्टेन हो जाता है। ये 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 कैरेक्टरिस्टिक है ओपैम का, ये ओपैम का कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का वी सैचुरेट। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का वी सैचुरेट, है ना। अगर आप बात करेंगे ओपन लूप में, तो ये आपके पास होगा ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन लूप,
लूप में मिलेगा। और ये वाला होता है ओमिक रीजन। इसे हम लोग कहते हैं कि सर ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये ओमिक रीजन में, हम लोग ओपैम को यहीं पे चलाना चाहते हैं, ओमिक रीजन बोलते हैं। ओपैम हमेशा यहीं पे चलता है, यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ओपैम क्या करे, वर्क करे। लेकिन अभी हम लोग, हमें क्या करना है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बनाना है। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मतलब है हमें ओपैम को ओपन लूप में रखना होगा। ओपैम को किस में रखना होगा, ओपन लूप में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज टर्मिनल डिफरेंस का। यानी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल डिफरेंस का। ऐसे सर हाँ, यही वाला पेज। जी सर। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों ओमिक रीजन में आता है क्या सर? इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग नहीं, वो टर्मिनल है जिसके ऊपर आप इनपुट को अप्लाई करते हो। ओमिक रीजन में आना ना आना दैट इज डिफरेंट थिंग। ये आपके पास क्लोज क्लोज लूप में आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कहाँ आता है, तो ओमिक रीजन हमेशा क्लोज लूप ऑफ ओपैम में मिलेगा, ओपैम में मिलेगा। लेकिन ये आपके पास ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलना ज्यादा बेटर है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्लोज लूप ओपैम कॉन्फ़िगरेशन। यानी इनपुट आउटपुट का रिलेशन अगर आप देखोगे तब आपके पास नजर आएगा, तब आपके पास नजर आएगा। चाय पीते हैं हम लोग सुबह सुबह। हो गया, बना लिए कैरेक्टरिस्टिक। जी सर। तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा सैचुरेशन रीजन आएगा। कौन कौन सा रीजन आएगा? एक आपके पास आ जाएगा -V सैचुरेट, -V सैचुरेट आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? +V सैचुरेट आ जाएगा। के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने इनपुट कहाँ रखा है, इनपुट रखा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। और इनपुट कहाँ रखा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। और आउटपुट को मैंने क्या, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड। अब समझना यहाँ पे, अगर ये ग्राउंडेड है तो ये आपके पास Vx है दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपने इनपुट रख दिया, इस टर्मिनल को कहता हूँ वी बाई बोलता है, ये वी बाई। और यहाँ पे मैंने रखा साइनसोइडल वेव शेप। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, साइनसोइडल वेव शेप रख दिया। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइनसोइडल वेव शेप। और साइनसोइडल वेव शेप के अंदर आपने क्या देखा कि सर यहाँ पे आपके पास और ये आपके पास आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट कैसा नहीं मिलता है, आउटपुट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वीडी मिलता है। आउटपुट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ क्या मिलता है, वीडी मिलता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो, ऐसा ही आपको कुछ देखने को मिलता है। और वीडी क्या है, वीडी इज इक्वल्स टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल। यानी Vx माइनस कितना होता है, V बाई। यहाँ पे अगर आप Vd देखोगे तो इस कंडीशन में Vx की वैल्यू 0 है और ये कितना हो जाएगा, V बाई। यानी Vd इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V बाई। जो आप आउटपुट रखोगे वो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा Vd। तो Vd आउटपुट क्या मिल जाएगा, K टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ V बाई। तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कितना, V बाई। यानी V आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ V इनपुट। जितना आप इनपुट रखोगे उसका अपोजिट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? मैं मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से भी मैं कह सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं कह सकता हूँ। सर के को कांस्टेंट क्या मेरी मान बात सकते समझ में आ रही है? हाँ, के कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ एम्पलीफाई करके देगा। हैं?
बोलो भाई, बोलो यार। तो ठीक है। अब मैंने कहा कि सर अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो आप मिल रही है। यहाँ से मैंने कहा कि सर अगर आप साइनसोइडल वेव शेप अप्लाई करो, मैं और डिटेल में ही बता दिया, पहले वाला मैं सोचा हल्के से बताऊं, मैं और डिटेल में ही बता दिया। यहाँ पे आप देखो, आपके पास जैसे ही वीडी की वेव कन्फिग्रेशन में, तो आपने अप्लाई किया साइनसोइडल वेव शेप। आपने क्या अप्लाई किया? साइनसोइडल वेव शेप। साइनसोइडल वेव शेप। तो ये आपको नजर आए क्या? क्या यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है आउटपुट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जितना आप इनपुट रख रहे हो उसका नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव होगा ना, तो ये आउटपुट भी क्या बन जाएगा? माइनस वी सैचुरेट चला जाएगा। जैसे ही नेगेटिव होगा माइनस वी सैचुरेट। और जैसे ही यहाँ पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव में, जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, और जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस वी सैचुरेट। और ये कहाँ चला जाएगा? माइनस वी सैचुरेट। यानी ये हर एक जीरो पे क्या कर रहा है? वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है, अपनी ट्रांजिशन वैल्यू को बदल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहा है? बदल रहा है। वी सैचुरेट। तो हर बार जहां पे ट्रांजिशन आएगा वहां पे क्या आ जाएगा? आपके पास सैचुरेशन आएगा, वहां पे आपके पास जीरो डिटेक्टर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, जेड सी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है एक्सप्रेशन के साथ, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर है क्या? ए स्टेबल। मल्टी वाइब्रेटर क्या है? ए स्टेबल है, मोनोस्टेबल है, क्या दिया गया? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी हो गया, और पीएलसी भी हो गया। टाइमिंग सर्किट मोनोस्टेबल, ए स्टेबल, ए स्टेबल आईसी 555 टाइमर। टाइमिंग सर्किट पहले हम लोग देख लेते हैं, आईसी 555 टाइमर क्या होता है। आईसी 555 टाइमर क्या होता है? ये भी एनालॉग का पार्ट है। ठीक है। आईसी 555 टाइमर क्या होता है? आईसी 555 टाइमर आपके पास कुछ ऐसा दिखता है कि आपके पास एक आईसी होगा, जिसके आईसी का इंटीग्रेटेड चिप होता है। हाँ? बस 20 मिनट, 20 मिनट और। इंटीग्रेटेड चिप होता है। आईसी 555 टाइमर की अगर आप बात करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा, चिप को हमेशा इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक टर्मिनल, फिर इसके बाद ऐसे आपके पास दूसरा टर्मिनल होगा, तीसरा टर्मिनल होगा, तीसरा टर्मिनल होगा, और यहाँ पे आपके पास चौथा टर्मिनल होगा। ये आपके पास पांचवा टर्मिनल, यहाँ पे पांचवा होगा, यहाँ पे छठा होगा, यहाँ पे सातवां होगा, और आठवां। आठ टर्मिनल के आपके पास ये डिवाइस होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फोर्थ टर्मिनल और एट टर्मिनल क्या होता है? शॉर्टेड। शॉर्टेड माने आपके पास इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जिसके सभी टर्मिनल के ऊपर हम लोग कुछ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्राउंड वाला पिन होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिगर करते हैं, ये ट्रिगरिंग वाला पिन होता है, ट्रिगर करते हैं। यहाँ पे आपके पास आउटपुट होता है,
यहाँ पे आपके पास रीसेट वाला पिन होता है। यह आपके पास क्या होता है, वीसीसी होता है। यहाँ पे आपके पास डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज वाला होता है। यहाँ पे आपके पास थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड होता है। और ये आपके पास क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल वोल्टेज होता है, कंट्रोल वोल्टेज होता है। अब यहीं से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहीं से हम लोग बात करेंगे मोनो स्टेबल मोड कब होता है और बाई स्टेबल मोड, ए स्टेबल मोड कब आता है। मोनो स्टेबल और ए स्टेबल की बात हमें करनी है। यानी यहाँ पे आपके पास अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन। ये आपके पास प्लस वीसीसी, इसको हम लोग अगर इंटरनल सर्किट के देखें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है, एक दो तीन, एक दो तीन रेसिस्टेंस, एक, हाँ, तीन रेसिस्टेंस। और ये आपने कर दिया ग्राउंड। यहां से अगर देखें तो आपके पास, ये आपके पास बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी आपने एक ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ये आपके पास बीजेटी हो जाता है। हो गया, बना लिए। जल्दी करिएगा, 9 बजे से क्लास है मेरी फिर ऑफलाइन। हो गया, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ देखो, ये आपके पास ट्रांजिस्टर है जिसको मैं Q1 से डिनोट करता हूँ, और ये इसका ग्राउंड पिन है। जो आपके पास फर्स्ट पिन था, यह उसका ग्राउंड पिन है। यहाँ पे आप देखते हैं रेसिस्टेंस होता है R1। ये आपके पास R1 नियर अबाउट कितना होता है, 5 किलो ओम के आसपास हम लोग लगाते हैं। ये आपका 7th पिन हो जाता है, ये आपका 7th पिन होता है। और ये आपका 8th पिन हो जाता है वीसीसी। ये आपका हो गया 8th पिन हो गया वीसीसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल। तो बेसिकली आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये 2/3 वीसीसी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा ही 1/3 आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सर 1/3 वीसीसी आपको इसके इसके अक्रॉस देखने को मिल जाता है। अभी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ओपैम आप लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल से हम लोग निकालते कौन सा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमारे पास जो प्रेजेंट होता है वो आपके पास हो जाता है, तो जैसे मैं बताता हूँ इसको। यहाँ से आपके पास हो जाएगा कौन सा, 6th पिन हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 6th पिन हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा कौन सा, ये वाला 5th पिन हो जाएगा, 5th पिन हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास हो गया 5th पिन। ये आपके पास ओपन, ये आपने लिया ओपन। अगेन आपके पास 1/3 वीसीसी और बचेगा, 1/3 वीसीसी और बचेगा। 1/3, 2/3 इधर आ गया इन दोनों के अक्रॉस, और यहाँ पे बच गया कितना, आर की वैल्यू फिर से मैं ले लेता हूँ 5 किलो ओम, और यहाँ से भी आर की वैल्यू ले लेता हूँ 5 किलो ओम। तो यहाँ पे बचेगा 1/3 ऑफ वीसीसी, और इसके अक्रॉस पूरा ये कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ वीसीसी। तो ये आपके पास 2/3 ऑफ वीसीसी था। या आप ऐसे कह दो 1/3 वीसीसी, और यहाँ पे भी कह दो 1/3 वीसीसी। तो ये पूरा मिला के आपके पास 2/3 वीसीसी हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एक आउटपुट टर्मिनल, इससे आप कनेक्ट करेंगे, और एक ओपैम आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, एक ओपैम आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव, और ये कौन सा, पॉजिटिव। अरे उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको आप A1 बोल रहे हैं, इसको आप A2 बोल दीजिए, या A1 5th है ना, A2 इसे बोलिए, A1 इसे बोलिए। और ये आप फिर से कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग लेके जाते हैं RS फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अब ये होता है RS फ्लिप फ्लॉप।
तो ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RS। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स आते हैं, क्यू बार होता है, क्यू होता है, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इसकी सप्लाई के साथ। अब ये जो चिप था उसका मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिया कि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब उसमें मेंशन किया था IC555 अलग से, तब मैंने इसको बना दिया। तो ये आपका फर्स्ट पिन हो गया। यहाँ पे आपके पास हो गया कौन सा, ये आपका फोर्थ पिन हो गया, फोर्थ पिन हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, थर्ड पिन हो गया, थर्ड पिन हो गया, है ना। और यहाँ पे आपके पास हो गया सेकंड पिन हो गया, ये आपके पास सेकंड पिन। और ये आपके पास अवेलेबल हो गया कौन सा, सिक्स्थ। तो लगभग आपके सारे पिंस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह से आपका ये IC जो है वो उसका इंटरनल में एक दो ओपन, एक का फ्लिप फ्लॉप, ये आपका फ्लिप फ्लॉप है RS, या आप लैच बोल सकते हो, RS लैच सर्किट बोल सकते हो, SR लैच सर्किट, SR लैच हो जाता है। और या आप बोल सकते हो SR फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हो, SR फ्लिप फ्लॉप, दोनों में से आप किसी को भी बोल सकते हो। ये आपका ओपैम हो गया और आपके पास पिन हो गया, इस तरीके से आपके पास अवेलेबल होता है। अब यहां से हम लोग अलग अलग मोड में ऑपरेशन कराते हैं, एक मोनो स्टेबल, एक कौन सा, बाई स्टेबल। एक मोनो स्टेबल और दूसरा कौन सा, बाई स्टेबल, यही दोनों मोड दिया हुआ है। टाइमिंग सर्किट मोनो स्टेबल एंड ए स्टेबल टाइप, ये दो हम लोग इसमें बनाते हैं। और इस तरह से आपका सिलेबस खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाएगी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी यहाँ से। सर यहाँ से हम लोग बात कर, हाँ MCQ प्रोवाइड कर देना वो ये जिसमें से हाँ, कर दूंगा कर 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 दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, टेंशन मत लो, कर दूंगा, सब कर दूंगा। थोड़ा सा सिलेबस खत्म हो जाने दो, आज पूरा MCQ में डाल दूंगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, मोनो स्टेबल का। मोनो स्टेबल के MCQ सर देंगे ना आपको। मोनो स्टेबल मोड ऑफ 555 सर आपको देंगे, मेरा काम था आपको पढ़ाना। 555 टाइमर, चलिए मैं दे भी दूंगा, ऐसा नहीं, मैं दे भी दूंगा। IC555 टाइमर यहां से आप देखोगे तो आपके पास ये आपको नजर आएगा कुछ ऐसा। IC555 टाइमर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। कैसा, इसको हम लोग कहते हैं मोनो स्टेबल। मोनो मतलब एक स्टेबल स्टेट होगा आपके पास, एक स्टेबल स्टेट आपके पास होगा। और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 8 और 4 वाला क्या है, शॉर्टेड। बना दो हमें, 8 और 4 वाला क्या क्या होगा, शॉर्टेड होगा। 8वां और चौथा क्या होगा, आपके पास शॉर्ट किया होगा, यानी 8th पिन और 4th पिन, 8 एंड 4th वाला क्या है, शॉर्टेड। ये दोनों शॉर्टेड होगा। यहाँ पे आपके पास 6th सेकेंड सेकेंड, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया कैपेसिटर, 7th 5th 6th सेकेंड। और ये आप कुछ इस तरीके से रजिस्टर के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया 8वें पिन को। यहाँ पे शॉर्टेड, ये कनेक्टेड होगा, ये आपके पास 6th पिन कनेक्टेड, और ये आपके पास आउटपुट, यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा दिया। और ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड पिन से आपने कनेक्ट कर लिया। इसके अगर आप ऐसा यहाँ पे करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपके पास एक स्टेट ऑप्टेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ये आपके पास हो जाता है ए स्टेबल स्टेट बोलते हैं इसको।
इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, मोनो स्टेबल स्टेट। मोनो का मतलब है कि आपके पास एक ही स्टेबल स्टेट आपको देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। ये आपके पास IC555 इस कंडीशन के अंदर। इतना जल्दी ये तो सिर्फ आप हाईलाइट, तो हाईलाइट ही बताना है, और आपके सिलेबस में कुछ मेंशन ही तो नहीं है, और आपके सिलेबस में कुछ मेंशन ही तो नहीं है। जिस हिसाब से आपके सिलेबस में मेंशन है वो हाईलाइट ही मेंशन है। टाइमिंग सर्किट छोटा सा थोड़ी ना है, बहुत कुछ है। ए स्टेबल, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, बस इतना थोड़ी ना है। अगर हम लोग पढ़ाना शुरू करें तब तो इसको ओपैम पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ओपैम पूरा पढ़ाना पड़ेगा, है ना। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, अब इसमें लिखा ही नहीं है क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ऐसा लिखा नहीं है, तो हाईलाइट ही तो हो गया। अब ये हाईलाइट ही तो हो गया, आपका सिलेबस ही हाईलाइट में लिखा है। अब कौन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग घुसाता है, कौन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कहाँ से आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन में टाइमिंग सर्किट आपको नजर आ रही है। अब दिया है तो मैं क्या करूँ, दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ थोड़ी ना सकता हूँ कुछ भी। अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में पावर ऑफ एप्लीकेशन में घुसा दिए हैं। हम्म? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें मोनो स्टेबल की, कि सर आपके पास मोनो स्टेबल क्या होता है। मोनो स्टेबल की हम लोग बात करते हैं कि मोनो स्टेबल का वेव शेप आपको कैसा मिलता है। तो मोनो स्टेबल के अंदर आपको सिर्फ एक स्टेबल स्टेट आपको देखने को मिलता है। यानी आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप ट्रिगर पल्स को अप्लाई करेंगे, अगर आप ट्रिगर पल्स को अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक स्टेबल स्टेट आएगा, और आपके पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। मैं इसमें कुछ कर ही तो नहीं सकता हूं, क्योंकि आपको इसको एक और टाइमिंग सर्किट बताते हैं जिसके अंदर हम लोग मल्टी वाइब्रेटर से बताते हैं कि ये मल्टी वाइब्रेटर। अब IC555 है तो मेरे को ऐसा ही बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा IC555 से टाइमिंग सर्किट बता दो मोनो स्टेबल का, तो मैं कहा भैया इसका यही वेव शेप ही ऑब्टेन होगा। अब ये IC555 है तो ये वेव शेप ऑब्टेन हो जाएगा, और इसका एक स्टेबल स्टेट ऐसा दिख जाएगा, और हर बार यही आपको नजर आएगा। हर बार क्या नजर आएगा कि ऐसे चलेगा और एक स्टेबल स्टेट आ जाएगा, दैट इज मोनो। अब मैं क्या बताऊं इसमें कि ये आपके पास एक स्टेबल स्टेट होता है। असली मजा तो तब होता ना जब इसको मल्टी वाइब्रेटर से बताना होता। असली मजा तो तब होता जब मल्टी स्मिथ ट्रिगर बताना होता। स्मिथ ट्रिगर से बहुत अच्छा एक्सप्लेन होता है। अब कह रहे हैं IC555 की हेल्प से बता दो, तो IC555 की हेल्प से क्या बताऊं, ये तो सर्किट ऐसे ही काम करेगा। एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा और ये डिस्चार्जिंग हो जाएगा, बस यही ये डिफरेंस है। किसी चार्जिंग होगा, चार्जिंग होगा, और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं दोस्त, बताओ मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, मेरा। अब मैंने आपको IC के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें इसको एक्सप्लेन कर पाना, ये तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल आपकी भी ब्रांच है, जब इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में एनालॉग भी दिया जाता है तब पर भी इसका आउटपुट एक्सप्लेन करके नहीं दिया जाता है, तब पर भी नहीं दिया जाता। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो नहीं पढ़ाया हूं मैं इतना डिटेल में, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं दिया जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं कि आपके पास क्या हो जाता है, IC555 का मोनो स्टेबल स्टेट हो जाता है। और इसी पे हम लोग बात करते हैं, अगर IC555 से हम लोग क्या बनाते हैं, बाई स्टेबल स्टेट बनाते हैं। ए स्टेबल, सिलेबस में ए स्टेबल है, बाई स्टेबल है, ये भी देखना पड़ेगा यार। सर ए स्टेबल है। ए स्टेबल है ना, मोनो स्टेबल, ए स्टेबल, और ये आपका ए स्टेबल। ए स्टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्टेबल के लिए आपको सर्किट बदलना है, और सर्किट सर्किट में क्या करना है,
इसका कनेक्शन हम लोग बदल इसका कनेक्शन कैसे बदलेंगे कि सर यहां से आपने क्या करना है, एक रेसिस्टेंस R1 कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट करके एक रेसिस्टर R1, और ये आपके पास दूसरा रेसिस्टर R2, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली विदाउट कैपेसिटर के शॉर्ट करना है ताकि डिस्चार्जिंग टाइम आए ना, आपको पीक वैल्यू मिल जाए। ये आपने ग्राउंड कर दिया। अब होगा क्या कि सर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा वैल्यू ऑब्टेन होने लगेगा। कैसा? ये आपको कुछ ऐसा ऑब्टेन होने लगेगा। कैसा? कि सर ये आपके पास चार्जिंग हो जाएगा और ये आपके पास डिस्चार्जिंग। सर ये चार्जिंग हो जाएगा, ये डिस्चार्जिंग हो जाएगा, यानी चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम। यानी आप कह सकते हो डायरेक्टली आपके पास ये वेव शेप ऑब्टेन होगा, इसमें कैपेसिटर नहीं है, ऑल्दो फिर भी आपके पास ऐसा ही वेव शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पूरा आपके पास टाइम पीरियड मिल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ए स्टेबल स्टेट। ये आपके पास क्या हो जाता है, ए स्टेबल स्टेट। ए स्टेबल स्टेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कहते हो कि ये तो टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछा जाए इसका ड्यूटी साइकिल पूछा जाए। हो सकता है आपसे क्या पूछा जाए कि इसका ड्यूटी साइकिल बताइए। यही इससे क्वेश्चन अगर आपके पास बनेगा तो बनेगा। क्या बनेगा कि सर ये आपके पास इतना, हम लोग कहते हैं ये आपका टीसी है चार्जिंग टाइम, और ये आपके पास टीडी है डिस्चार्जिंग टाइम। तो ये आपका ऑन स्टेट हो गया, ये आपका ऑफ स्टेट हो गया। तो ड्यूटी साइकिल 50% अगर दिया गया, यानी अगर आपसे पूछा जाए ड्यूटी साइकिल क्या होगा, ड्यूटी साइकिल क्या होगा, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन में कितना, टी ऑन प्लस कितना टी ऑफ होता है, टी ऑफ होता है। तो अगर आपके पास टी ऑन अपॉन में लिख सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 50% दिया गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ। अगर अल्फा की वैल्यू 50% है तो इसका मतलब हो गया टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ। जितना टी ऑन था उतना ही क्या हो जाएगा, टी ऑफ के बराबर हो जाएगा। तो इस बात का खासा डिस्चार्जिंग होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन में कितना हो जाएगा, टी, दैट इज टी ऑन अपॉन में कितना, टी ऑन प्लस कितना टी ऑफ हो जाएगा, टी ऑफ हो जाएगा। वॉइस नॉट क्लियर, अभी क्लियर होगी देखो, अभी देखो क्लियर होगी। सर ये नंबर 7562 ही लिया है, क्यों लिया है सर? कौन सा वाला सर, क्यों लिया है अभी मेरे को ये भी नहीं पता है, बस लिया जाता है ये मेरे को पता है। ये मेरे को पता है क्यों लिया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछेंगे कभी। लेकिन ये ऐसा लिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग द वेव शेप, ऐसा ही कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। सर ये पीएलसी उसके बाद ये सबसे सर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपने क्या इनपुट अप्लाई किया था। अगर आपके पास एक वेव शेप है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एक वेव शेप है जो आपके पास 0 है, पाई है और 2 पाई है, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना हो सकता है ना। आपके पास क्या क्या टाइम पीरियड ऑब्टेन हो सकता है, इसका ड्यूटी साइकिल क्या हो सकता है। और पूछा जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पे आपका साइनसोइडल वेव शेप कॉस का हो, या आपके पास साइनसोइडल वेव कैसा हो, वी इनपुट इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, माइनस ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी हो जाए, तो आपके पास प्लस वी सेट पहले मिलेगा फिर माइनस वी सेट मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं इसके अंदर। मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, ढूंढ ढूंढ के सारे मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के भेज दूंगा। तो फिलहाल सर यस मेरा नो, सिलेबस, क्वेश्चन बेस्ड। हाँ क्वेश्चन में भेज दूंगा। फिलहाल मेरा सिलेबस हुआ एंड, ठीक है, जो भी एनालॉग वनालॉग का पोर्शन था वो मैंने खत्म करा दिया।
एक एक चीज मैंने खत्म करा दी है आपकी। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है एसी वोल्टेज रेगुलेटर चोपर्स, ये सारी बातें मैंने खत्म करा दी। थोड़ा सा जो मेरे को संशय नजर आ रहा है, इसमें इन्होंने लिख दिया है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो मैंने स्पीड कंट्रोल तो बता दिया, स्पीड कंट्रोल अल्फा को आप वेरी कराएंगे, आपका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मे बी अगर हो सके तो ये आपके पास, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो लिखता है क्वाड्रेंट ऑपरेशन, वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं क्वाड्रेंट ऑपरेशन। सिलेबस में जब भी रहता है तो वो मेंशन किए होते हैं क्वाड्रेंट ऑपरेशन, तब वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका स्पीड कंट्रोल मैंने बता दिया कि स्पीड कंट्रोल क्या क्या होना है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं, वो मैंने चीजें आपको कंप्लीट करा दी। हाँ, ठीक है। और अब मेरे पास जो आपके पास रिमेनिंग टास्क मेरे तरफ से जो आपके पास बचेगा, आपके लिए जो बचेगा, आपके पास नहीं, आपके लिए जो बचेगा, मैं आपके लिए और क्या क्या कर दूंगा। अभी से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दिया हूं उतना ही आप पहले कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने आपको दे रखे हैं उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसी से आपके पास 90% क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं और भी दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा किसका, चोपर का दे दूंगा, चोपर का दे दूंगा, और प्लस रेक्टिफायर का दे दूंगा, और प्लस जो भी आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ किसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दूंगा विद विद इसके सोल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो मैं आपके लिए, अब आप बताइए कि सर आप, मैं आपके लिए क्या कर दूं, कि सर ये चीज आप मेरे लिए और कर दीजिए। अब ये थर्ड वाला है आपके लिए। अब आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर दूं। मेरा काम तो ओवर हो गया, मैंने 25 दिसंबर से पहले ही कंप्लीट कर दिया। आप फालतू परेशान थे। मैं आपसे कह रहा था आप थोड़ा सा बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, लेकिन आप लोग मानते कहाँ हो। सर मेरी क्लास छूट रही है, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, सर मेरे को वैसा हो रहा है। हैं? सर मोस्टेट का, और मोस्टेट ये सब का भी दे दो। हाँ हाँ, वो चैप्टर नंबर 1 नहीं है भाई। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होंगे सब वही होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए हम लोग हमेशा मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि हाई फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज पे आपको ऑपरेट कराना है, आईजीबीटी है, मॉसफेट है, पावर डायोड है, किस में हम लोग ऑपरेट कराएं, एससीआर है, किस में, किस किस डिवाइस को यूज करें, तो बिना कुछ सोचे समझे मॉसफेट को टिक लगाइए। बिना कुछ सोचे समझे मॉसफेट को टिक लगाइए। एक क्वेश्चन आउट हो गया अभी से। आंख बंद करिए, मॉसफेट टिक लगाइए, पावर मॉसफेट, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए। वैसे ऑल्दो मैंने फिर भी कंपैरिजन करके आपको दिया है। आईजीबीटी जो होता है वो मॉसफेट और एससीआर, मॉसफेट और किसका, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो मॉसफेट और एससीआर का मिला जुला होता है, यानी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये दोनों के बीच में लाई कर जाता है। हाई पावर ऑपरेशन के लिए पावर थायरिस्टर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं, आप लोग बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइएगा। तो हम्म। सर आज जो जो लास्ट क्लास का जो पढ़ाया है ना उसका एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन सर देखने को दे रहा हूँ। एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन करवा दूं। आज आज का क्लास का कास्ट है ना, आज का क्लास का लास्ट क्लास का जितना टॉपिक हम्म। आपने कवर किया है ना उसका एमसीक्यू को हम्म। एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, और कुछ, बस ना। जी सर। बस,
ठीक है, चलो अब रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, एंड बेस्ट विशेस। और क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, उसको ट्राई करो। एक दिन एमसीक्यू का सेशन ले लूंगा। ठीक है सर, अवश्य। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।